नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 7th। क्लास 7th की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें चैप्टर 7th आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह में बसे हुए समुदाय, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आपकी खानाबदोश जनजातियां हैं। सौरभ यादव, गुड इवनिंग। तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्लास को शेयर करिए। सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड जैसे जैसे हम लोगों का बीतता जाता है और टाइम पीरियड के बीतते के साथ साथ कला हो गई, दस्तकारियाँ हो गई, उत्पादक हो गई और गतिविधियाँ, नई किस्में और नए नए शहरों में फल फूल रही थी। और एक लंबे समय अंतराल के बाद महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। जब ये सारे परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं, इसी के साथ हम लोग जब आगे इसमें देखते हैं, अब यह परिवर्तन आकस्मिक हो गए। किस तरीके से हुए? अलग अलग समाज में परिवर्तन हुए, क्योंकि कोई भी परिवर्तन एक बार में नहीं हो जाते हैं। सारे परिवर्तन होने के लिए समय मांगता है। तो सारे परिवर्तन किस तरीके से होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर परिवर्तन क्या क्या हुए इस महाद्वीप के। जब हम बड़े हिस्से की बात करते हैं, यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के लोग दिख रहे होंगे। जब हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप के एक बड़े हिस्से में समाज और वर्ण के नियमानुसार पहले से ही अविभाजित था। समाज छोटे छोटे हिस्सों में यहाँ पर विभाजित किया गया था और ये विभाजन की कला चल रही थी। तो प्रायः हम लोग मानते हैं कि जो ये विभाजन किया गया था, तो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों के द्वारा किया गया था। और ब्राह्मणों ने जो सुझाया, तो बड़े बड़े राज्यों और राजाओं ने इसको स्वीकार किया। यहां पर ऊंच नीच की भावना, अमीर गरीब, ऊंच नीच, इसका फासला धीरे धीरे बढ़ता गया। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में यह श्रेणीबद्ध समाज और ज्यादा जटिल हो गया। धीरे धीरे जब यह जात पात में विभाजित होने लगा, ऊंच नीच में, अमीर गरीब में, तो जैसे सल्तनत काल आता है और मुगल काल आता है, तो मुगल काल तक यह और ज्यादा जटिल हो जाता है। अब यहाँ पर जो शहर होते हैं, बड़े शहर हो गए, जनजातियां हो गई, जो समाज होता है किस तरीके से डेवलप होता है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, समाज, जनजातियां, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि उस समय एक दूसरे तरह के भी समाज यहाँ पर स्थित थे। अब यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को कुछ लोग नहीं मानते थे, और ऐसे कई प्रकार के वर्ग यहाँ पर विभाजित थे। असमान वर्गों का उदय हो रहा था। अब ये लोग वो थे जो लोग मानते थे कि अगर कर्मकांडीय पद्धतियां जो ब्राह्मणों द्वारा कराई जाती थी, उनको ये लोग स्वीकार नहीं करते थे। कई सारे लोगों के बीच में, कई सारे लोगों ने जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, तो उनके अंदर सिर्फ एक ही भावना जागृत थी। वह भावना यह थी कि अगर भगवान से जुड़ना है, तो भगवान से जुड़ने के लिए हमारा जो मीडियम है, क्या वह मूर्तियां और ब्राह्मण है? अगर कर्मकांड करवाना है तो हमको ब्राह्मणों से करवाना है। यह आवश्यक तो नहीं है कि कर्मकांड सारे ब्राह्मणों से ही करवाए जाए। आगे जब इसी में हम बात देखते हैं, प्रत्येक जनजाति के सदस्य हर एक प्रकार के रिश्ते में बंधे हुए थे, और कई जनजातियां अपना जो जीवन यापन कर रही थी, तो अपना जीवन यापन ये लोग विभिन्न प्रकार की जो
खेती करके उसी से ये लोग जीवन यापन करते थे। और दूसरी जो जनजाति होते थे वो शिकार संग्राहक के रूप में यहाँ पर काम किया करते थे। शीतल सिंह जी, गुड इवनिंग जी। ये क्लास डेली 4 बजे से 5 बजे चलती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 4 से 5 के बीच में। और रविवार को 21 तारीख सुबह 9 बजे से एक मैराथन क्लास लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग लगभग 350 से अधिक क्वेश्चनों को करेंगे। और उसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम लोग करेंगे। आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो सभी लोग इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और आप लोगों से रविवार को सुबह 9:30 बजे सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और 9 बजे से हम लोग क्लास को शुरुआत करेंगे और लगभग शाम में 4 बजे तक वह क्लास हम लोगों की चलेगी। आगे इसमें हम देखते हैं, जो शिकारी थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग शिकारी थे, उसके अलावा पशुपालक, क्योंकि जो शिकारी थे वो पशुपालक का भी कार्य किया करते थे। पशुपालक के अलावा यहाँ पर जो और भी एक समुदाय हमको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का समुदाय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। क्योंकि इनके आसपास जो भी संसाधन हुआ करते थे, तो उन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए सारे लोग एक दूसरे से मिले जुले रहते थे और साथ में मिलजुल करके कार्य किया करते थे। उसके अलावा ये जो जनजातियां थी, कुछ जनजातियां इनमें खानाबदोश जनजातियां थी। अब ये खानाबदोश जनजातियां क्या होती हैं, तो वे जनजातियां जो एक जगह से दूसरे जगह पर भ्रमण करती रहती हैं और जनजातीय समूह के रूप में, संयुक्त रूप में भूमि और चारागाहों पर ये लोग नियंत्रण रखते थे। और कभी कभी ये लोग खुद के बनाए हुए नियमों के अनुसार, जो ये लोग नियम बनाते थे उन नियमों के अनुसार ये लोग इनका बंटवारा भी किया करते थे। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि ये जो महाद्वीप है, उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं जब हम, तो इसके विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जनजातियां जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों से यहाँ पर आई और यहाँ पर उन लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया और यहीं पर ये लोग फली फूली। और अगर इसके बारे में बात किया जाए तो आगे जब हम इसमें देखते हैं तो हमको जानकारी प्राप्त होती है कि इसमें विभिन्न प्रकार के, कभी कभी जाति विभाजन के आधार पर भी अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव हो जाता था। जब जातियों का विभाजन करते थे, जातियों के विभाजन के अनुसार इनका कभी कभी टकराव हो जाया करता था। उसके अलावा कई मायनों में ये जो जनजातियां थी, इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी संस्कृति को बचा करके रखा। जब हम इन जनजातियों की बात करते थे, इन जनजातियों ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग निवास स्थान बनाए और वहां पर विभिन्न टकरावों के बावजूद भी अपने आप को, एक संस्कृति को, जो इनकी संस्कृति थी, उसको बचा करके रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज, जो जाति आधारित और जनजातीय समाज था, दोनों अपनी विविध किस्मों की जरूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा करते थे, क्योंकि सभी लोगों को एक दूसरे की आवश्यकताएं पड़ती थी। जब हम टकराव की बात करते हैं, टकराव और निर्भरता के संबंध में दोनों तरह के समाजों को
धीरे धीरे बदलने का काम किया गया। क्योंकि जब आपस में बार बार टकराव होते थे तो टकराव होने के संबंध में इनको अलग भी किया गया और समाजों को धीरे धीरे एक दूसरे से अलग करने का भी कार्य किया गया। अब अगर बात करें तो जनजातीय लोग थे कौन, क्योंकि जो जनजातियां थी उनमें रहने वाले ये लोग कौन थे, इनके बारे में अगर देखते हैं कि आखिरकार ये जनजातीय लोगों की हम लोग बात करते हैं तो ये जनजातीय लोग कौन थे। समकालीन इतिहासकार और जो मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर जो आप लोग इतिहासकारों मुसाफिर यहाँ पर ट्रैवलर्स को कहा जाता है, जो ट्रैवलर्स बार बार आते जाते थे। तो इनके बारे में हमको जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, तो जनजातीय लोग भी किसी प्रकार का लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। लेकिन ये लोग समृद्ध रीति रिवाजों को मौखिक परंपराओं के अनुसार संरक्षण प्रदान करते थे। इनमें किसी प्रकार की लिखित परंपरा तो व्याप्त नहीं थी, लेकिन श्रुत परंपरा व्याप्त थी। वाचिक और मौखिक क्या होता है कि जैसे कि हम किसी को कुछ बता देते हैं तो वाचिक हो गया। मौखिक, आपने ऐसी कोई बात बता दिया और उसका आपने कोई लिखित प्रमाण नहीं रखा तो उसको हम मौखिक और वाचिक बोलते हैं। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी की विरासत में आई। जैसे जैसे नई नई पीढ़ियां आती गई तो जो पिछली पीढ़ी वाले लोग बताते गए तो नई पीढ़ी को वो लोग सिखाते गए। आज भी अगर इतिहासकार इन जनजातियों के बारे में लिखने का प्रयास करते हैं, इन जनजातियों के इतिहास के बारे में लिखना प्रारंभ करते हैं, तो आप पाते हैं कि ये जो जनजातियां थी इनकी जो अभी तक कहानियां चली आ रही हैं, वाचिक परंपराएं हैं, उन्हीं का इस्तेमाल इतिहास लिखने में किया जाता है। अगर जनजातीय लोगों की बात करें तो ये लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। जो आपकी जनजातीय हो गई, प्रभाव हो गया, इनका समय के साथ साथ चेंज होता था। शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। जो भी बड़े इलाके होते थे वहां पर शक्तिशाली जनजातियां जो होती थी उन्होंने अपने नियंत्रण कर रखा। पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो पंजाब में खोखर जनजाति, कौन सी जनजाति, तो आप यहां पर देख सकते हैं खोखर जनजाति। खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं शताब्दी के आसपास बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देती है। बाद में खोखरों से ज्यादा गक्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहां पर ये जो दो जनजातियों के नाम दिए गए हैं इनके बारे में आप लोग नोट कर सकते हैं। और इन जनजातियों के जो मुखिया हुआ करते थे उनके बारे में अगर बात किया जाए तो कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। जो गक्खर जनजाति का प्रमुख था कमाल खान, क्या नाम था उसका, कमाल खान। कमाल खान को अकबर ने मनसबदार बनाया था। और आगे अगर इसमें हम देखते हैं तो जब हम मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिया जाने के बाद लंगाह और अरघुन, जब मुल्तान और सिंध को मुगलों ने अपने कब्जे में कर लिया तो जैसे ही मुगल इसको अपने कब्जे में करते हैं उसके बाद लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। जो लंगाह और अरघुन प्रजातियां थी इनका प्रभाव काफी ज्यादा और काफी बड़े क्षेत्र में था।
यहाँ पर आपको मैप के माध्यम से कुछ जनजातियों के बारे में बताया जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि मैप आप लोगों को दिखाई दे रहा है सही तरीके से, या मैप दिखाई दे रहा है। इसमें आप लोग कुछ जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस मैप में जो जनजातियां आप लोगों को दिखाई गई हैं वो सही तरीके से दिखाई दे रही हैं? आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग बताइए। पूरा नहीं आया, चलिए ठीक है। अब शायद आप लोगों को ये पूरा दिख रहा होगा। एक बार पुनः आप लोग बता सकते हैं इसके बारे में कि अब सबको पूरा दिख रहा है ये मैप। तो इसके कुछ क्षेत्रों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से क्षेत्र इसमें महत्वपूर्ण थे। उन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी जनजातियां प्रभाव में आती हैं, अब आप लोगों को यह पूरी तरीके से दिख रहा होगा। तो ये जो जनजातियां यहाँ पर कार्य करती थी, इन जनजातियों की बात किया जाए तो मैप के माध्यम से आपको अरघुन, यहाँ पर ये जो जनजातियां दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर अरघुन जनजातियां रहा करती। ये सिंध और मुल्तान वाला क्षेत्र है, जहां पर अरघुन जनजातियां रहती थी। खक्खर और खाकर जनजातियां, जो खक्खर और खाकर जनजातियां ये कश्मीर वाले क्षेत्र में रहती थी। उसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं तो भील हो गए, कोली हो गए, तो भील और कोली जनजातियां ये राजस्थान वाले इलाके में रहती थी। ये गुजरात वाला इलाका हो गया और इधर आप राजस्थान वाला इलाका देखते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जनजातियां आपको देखने को मिलती हैं। और उसके बाद से जाटवास जो जनजातियां इधर आपको दिखाई देती हैं। और ऐसे ही आपकी विभिन्न प्रकार की जनजातियों को आप लोग इसमें देखते हैं। जैसे अभी आपने अर्घन के बारे में आपने जाना। अर्घन के अलावा लंघाई हो गई, ये विभिन्न प्रकार की जनजातियां आपको देखने को मिलती हैं। मुल्तान वाले क्षेत्र में जब हम मुल्तान की बात करते हैं तो मुल्तान वाले क्षेत्र में आप ज्यादातर प्रभाव जो पाते हैं, तो ज्यादातर प्रभाव आपके अर्घन जनजातियों का मिलता है। और उसके अलावा उत्तर पश्चिम में एक और विशाल शक्तिशाली, जब आप उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो यहां पर एक और शक्तिशाली जनजाति का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। आखिरकार यह जो उत्तर पश्चिम में पाने वाली जनजाति थी वह बलोच जनजाति थी। और यहां पर ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग प्रकार के मुखिया होते थे और छोटे छोटे ये लोग गुट बना करके रहा करते थे। पश्चिमी हिमालय में अगर बात करें तो गड़रिया जनजाति रहा करती थी। और इस उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग पर जब हम असम और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, सिक्किम हो गया, तो उधर आप नागा, अहोम जनजाति असम की जनजाति नागा हो गई, और भी बहुत प्रकार की यहां पर जनजातियां पाई जाती थी। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में जब हम यहां पर बिहार और झारखंड वाले इलाके में आते हैं तो यहाँ के कई सारे इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था।
चेर सरदार शाही बिहार और झारखंड वाले इलाके में शासन कर रहे थे। बादशाह अकबर के, जब हम जनजातियों की बात करते हैं तो बादशाह अकबर का एक सेनापति था राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ने 1591 में, जब 1591 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला किया था और उन्होंने परास्त कर दिया था और उनको लूटने के पश्चात अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया था। जैसे ही हम लोग देखते हैं कि बादशाह अकबर का जो सेनापति था उसने इन जनजातियों पर हमला किया और मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला करके उनको परास्त कर दिया और उनसे बहुत सारे धन को लूट लिया गया। लेकिन ये जनजातियां पूरी तरीके से इनके अधीन नहीं हो सकी। जब मुगल समय आता है, जब हम औरंगजेब की टाइम देखते हैं, औरंगजेब के टाइम पीरियड में जब हम बात करते हैं तो जनजातियों के कई लोगों ने कई किलों पर कब्जा कर लिया था। जनजाति ये जो थी, इसके बहुत सारे लोगों ने कई सारे किलों पर कब्जा कर लिया था और जनजाति को अपने अधीनस्थ बना लिया था। उसके अलावा जब इनको अधीनस्थ बना लिया गया, इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। ये उत्तर पूर्व की जनजातियां हैं। जब हम उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो संताल और मुंडा ये जनजातियां उत्तर पूर्व की जनजातियां हैं। यद्यपि ये जो जनजातियां हैं उड़ीसा और बंगाल में रहा करते थे। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली और बेराद जनजातियां निवास करती थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र जो आप लोग यहां पर देखते हैं कि हाईलैंड पाए जाते हैं काफी सारे, यहाँ पर कोली और बेराद प्रकार की जनजातियां पाई जाती थी। ये जनजातियां प्रायः पशुओं का पालन, गाय भैंस को पालना, ये सारे कार्य किया करती थी। यहाँ पर आप लोगों को विभिन्न प्रकार के शिकार करते हुए लोगों के चित्र दर्शाए गए हैं, जिसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग पत्थरों में चित्र बनाया करते थे। उसके अलावा कुछ और दक्षिण में कोरागा हो गया, वेतर हो गया, मारवाड़ हो गया, ये जनजातियां भी दक्षिण भारत में निवास करती थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। जब हम भीलों की जनजाति के बारे में जानते हैं तो भील लोग पश्चिम और मध्य भारत में फैले हुए थे। 16वीं सदी, जब 16वीं शताब्दी का अंत आता है, 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह, जब 16वीं शताब्दी की बात करते हैं तो उस शताब्दी में आते आते एक जगह पर बस जाते हैं लोग और यहां पर जो खेतिहार होते हैं, यहां तक कि ये लोग धीरे धीरे जमींदार भी बन चुके होते हैं। जी, ये क्लास शांति प्रजापति सीटेट के लिए भी ये क्लास है और जो रविवार को आने वाली आपकी क्लास है जो कि एक मैराथन क्लास होगी, उसमें सीटेट से रिलेटेड जिन लोगों ने सोशल साइंस से डाला है, सोशल साइंस से डाले वाले बच्चों के लिए एक रामबाण क्लास लेकर के हम आ रहे हैं। सीटेट के यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, आप लोग उस क्लास को करिएगा। और ये जो एनसीईआरटी है, तो आपको पता है कि अगर आप सीटेट में सोशल से आप कर रहे हैं तो आपको 6 से लेकर के पेपर 2 के लिए 6 to 10, 8 तक तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते ही है, लेकिन आपको 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो यहां पर आपको जो सीटेट का
सीटेट की जब हम बात करते हैं तो इसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इस क्लास को डेली ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी की क्लास आपकी 4 बजे से 5 बजे के बीच में रहती है। तो सभी लोग रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो भीलों की जनजाति के बारे में बात किया कि पश्चिम भारत में और मध्य भारत में फैली हुई थी। जब हम 16वीं शताब्दी के अंत तक आते हैं तो उनमें से कई सारी जनजातियों ने अपने आप को खेतीहार बना लिया, बड़ी बड़ी जमीनें इन लोगों ने ले लिया और जमींदार बन गए। तब भी भीलों की कुल बहुत सारी जो जनजातियां थी वो शिकारी और संग्राहक बने रह गए। आगे हम इसमें अगर देखते हैं और जब हम मौजूदा टाइम में देखते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहां पर आंध्र प्रदेश हो गया, यहां पर गोंड जनजाति एक बड़ी तादाद में इस क्षेत्र में फैले हुए हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्रा में इन्हीं जनजातियों ने समय समय पर अपने बचाव के लिए आंदोलन भी किए, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। वहाबी आंदोलन हो गया, वहाबी के अलावा मुंडा आंदोलन हो गया, जिसमें बिरसा मुंडा आंदोलन करते ही जनजातीय आंदोलन थे ये। यहां पर आप लोगों के सामने फिगर बना हुआ है और अगली आपकी हेडिंग यहां पर बताया गया है कि खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। पहले तो ये खाना बदोश ऐसे लोग जिनको सिर्फ खाने की जरूरत है और इनको किसी दूसरी चीज की आवश्यकता ये लोग नहीं समझते थे। जहां पर इनको खाना मिल रहा है वहां पर ये लोग चले जाते थे। जब हम खाना बदोश की बात करते हैं तो ये चरवाहे अपने जानवरों के साथ काफी दूर दूर तक जाया करते थे और उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। समय समय पर यह जानवरों का व्यापार भी किया करते थे, उनकी अदला बदली भी किया करते थे। वे खेतीहारों, गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही विभिन्न प्रकार की चीजों को लिया करते थे और उनको ऊन तथा घी दे दिया करते थे। कुछ खाना बदोश जनजातियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ खाना बदोश जनजातियां ऐसी भी थी यहां पर जिनमें जानवरों के सामानों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भी प्रयोग किया जाता था और जब एक जगह से दूसरी जगह वे आते जाते थे तो सामानों की खरीद फरोख्त भी किया करते थे, क्योंकि ये जनजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक आती जाती थी और जब ये आती जाती थी तो सामानों का खरीदना, एक स्थान से खरीद करके दूसरे स्थान तक ले जाना, ये सारे कार्य भी इनके द्वारा चलाए जाते थे। फिर एक आप बंजारा जनजाति के बारे में जानते हैं। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण जनजाति और व्यापारिक खाना बदोश जनजाति थी। ये लोग जहां पर रहते थे उसको टांडा कहते थे। उनका जो कारवां होता था उसको टांडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब हम बात करते हैं तो बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए किया करते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की जब बात करते हैं तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब बाजारों में सामान का एक स्थान से दूसरी स्थान तक ले जाने का कार्य करते थे तो बंजारों के द्वारा ही करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज को ले जाकर के शहर में बेचते थे। बंजारों का काम क्या होता था कि विभिन्न प्रकार के सामानों को अपने बैलों में लादते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये लोग बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान ये लोग मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई किया करते थे। खाना को
लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। और किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते थे। चाहे जितनी भी बड़ी विशाल सेना हो तो उस विशाल सेना के लिए 1 लाख से अधिक बैल यहां पर सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। इनमें से अगर हम देखते हैं खानाबदोश, अभी जैसे कि हमने बताया कि ये भ्रमण करने वाली एक जनजाति होती थी और ये घुमंतु लोग होते थे। एक स्थान पर ये लोग ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। उसके अलावा आगे यहां पर देखते हैं तो बंजारे किस तरीके से रहते थे उनके बारे में अगर देखा जाए तो आपके सामने अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों का यहां पर विवरण दिया है। पीटर मुंडी ने बंजारों के बारे में बताया है। 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में आने वाला एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी बंजारों के बारे में लिखता है कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टाटा से हुई। टांडा यहां पर उन कारवां को दिया गया है जो एक साथ आकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी बीबी और बच्चों के साथ लेकर के चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। अब इस जनजातियों के बारे में वर्णन करता है पीटर मुंडी। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागारों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागार होते हैं। अनाज जहां सस्ता उपलब्ध हो वहां से खरीदते हैं और उसे उस जगह पर लेकर के जाते हैं जहां पर वह महंगा होता है। वहां से फिर वह ऐसी चीजें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सके। टांडा में जब हम टांडा की बात करते हैं, टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते हैं। एक दिन में 6 या 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते। यहां तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ पर बंजारों के बारे में पीटर मुंडी एक्सप्लेन करता है कि ये बंजारे एक ग्रुप में चलते हैं और वह एक बंजारों के ग्रुप से मिलता है जिसमें लगभग 14,000 बैल थे। और वह पूरी तरीके से बताता है कि ये बंजारे करते क्या हैं कि एक स्थान से सामान को उठाते हैं और एक स्थान से सामान को उठाने के पश्चात दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं, या उन स्थानों को चुनते हैं जहां पर इनको सस्ता अनाज मिल जाता है और वहां से सस्ता अनाज खरीद करके वह दूसरी जगह पर उसी अनाज को महंगे दामों पर बेच देते हैं। फिर वह वहां से वही दूसरा सामान लादते हैं, उस सामान को ला देते हैं जिससे उनको प्रॉफिट होता है और फिर उस सामान को ले जा करके दूसरी जगह पर बेच देते हैं। और इसमें प्रायः लगभग अगर देखते हैं तो 700 से 800 लोग एक बंजारों के गुट में होते थे। एक दिन में वो 6 से 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते थे और ये ठंडे मौसम में भी यात्रा किया करते थे। तो ये पीटर मुंडी का कथन है बंजारों के बारे में कि बंजारों ने किस तरीके से अपना यहां पर जीवन यापन करते थे और कैसे ये लोग बंजारे जो जनजातियां थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामानों को पहुंचाने का कार्य किया करते थे।
आगे इसी में अगर देखते हैं तो कई जो पशुचारी जनजातियां होती हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, पशुचारी जो जनजातियां हैं, कई सारी जो जनजातियों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। जो लोग पशुओं का पालन पोषण करते थे, हमने भीलों के बारे में पढ़ा, टांडा हो गया, अहोम हो गया और बंजारा, इन सारी जनजातियों को अभी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बारे में जो कई सारी जनजातियां होती थी, वो लोग अपने जो जानवर रखते थे उनको बेचने का कार्य किया करते थे। जैसे कि घोड़े हो गए, इनको पालते पोसते थे और इनको संपन्न लोगों को बेच दिया करते थे। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जनजातियां भी हुआ करती थी, जो एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करते रहते थे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बड़े बड़े व्यापारिक गतिविधियों के बारे में पढ़ा था, जहां पर शिल्पी जन व्यापारिक गतिविधियों को करते थे। और यहां पर एक पुष्कर नामक शहर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पर जानवरों का अधिकाधिक व्यापार हुआ करता था। और आज भी आप जब पुष्कर के मेला के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आधुनिक समय में भी बहुत सारे जानवरों का व्यापार किया जाता है और वहां पर मेला भी लगता है, जानवरों का मेला, जहां पर विभिन्न प्रकार के जानवर आते हैं और लोग उनको खरीदते बेचते हैं। और ये जो फेरी वाले होते थे, छोटे मोटे फेरी वाले होते थे, ये लोग रस्सी हो गया, सरकंडे की चीजें हो गई, फूस की चटाई हो गई और मोटे बोरे, ऐसी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक गांव से दूसरे गांव में बेचने का कार्य किया करते थे। कभी कभी जो भिक्षुक लोग थे वो भी घुमंतू सौदागरों का काम किया करते थे, कि इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं और उनको जिन चीजों की आवश्यकता होती थी उन चीजों को ये लोग खरीद लिया करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों, जो तमाशा दिखाने वाले जादूगर हो गए छोटे छोटे, ऐसी भी कुछ जनजातियां रहा करती थी, जो क्या किया करते थे, विभिन्न नगरों और गांवों में अपनी कमाई के लिए कला का प्रदर्शन किया करते थे। जो नाचने वाला गुट होता था, गाना गाने वाले गुट होते थे, ये लोग अलग अलग जगहों पर जाकर के अपनी कला को दिखाया करते थे और वहां से ये लोग जो पैसा इनको मिलता था उससे अपना भरण पोषण किया करते थे। अगला है आपका बदलता समाज और नई जातियां और श्रेणियां। इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां, किस प्रकार से समाज में बदलाव हुआ, नई नई जातियां आई और श्रेणियों में विभाजित हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी सभी लोग याद रखिएगा, रविवार 21 तारीख सुबह 9 बजे सभी लोग जुड़ जाइएगा। हम लोग मैराथन क्लास लेकर के आ रहे हैं और सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक मैराथन क्लास चलेगी, जिसमें इतिहास से संबंधित आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जिन लोगों ने सोशल साइंस से सीटेट का फॉर्म डाला है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो सभी लोग सुबह 9 बजे जुड़ जाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।